कोर्ट ये हाईलाइट करता है कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की इंटरप्रिटेशन की वजह से एक बहुत ही अजीब और इनकंसिस्टेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई है। सेम फैक्चुअल सिचुएशन में अगर एक हिंदू विडो ने उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, तो वहाँ के हाई कोर्ट्स की अकॉर्डिंग वो सिर्फ लिमिटेड ओनर रहेंगी। लेकिन अगर वही सिचुएशन मद्रास, पंजाब, बॉम्बे या गुजरात में हो, तो वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाएंगी। ये प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब विडो पहले अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर देती है एक्ट के आने से पहले, और बाद में वही प्रॉपर्टी उसे वापस मिल जाती है एक्ट के आने के बाद। ऐसे केस में कुछ हाई कोर्ट्स जैसे गणेश महंता वर्सेस सुक्रिया बेवा और वेंकटारत्नम वर्सेस पालम्मा ये कहते हैं कि विडो सिर्फ लिमिटेड ओनर ही रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ चिनाकोलंडी गोंडन वर्सेस थानजी गोंडर, तेजा सिंह वर्सेस जगत सिंह, राम गौड़ा अनुगौड़ा वर्सेस भाव साहेब और बाई चंपा वर्सेस चंद्रकांता हीरालाल दयाभाई सौदागर जैसे केसेस में ये होल्ड किया गया कि ऐसी सिचुएशन में विडो एब्सोल्यूट ओनर बन जाती है। कोर्ट कहता है कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज लॉ को अनसर्टेन बना देता है और एक ही लॉ के अंडर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राइट्स मिलना लॉजिकली गलत है। इसलिए कोर्ट ये एक्सरसाइज अंडरटेक करता है ताकि लॉ में क्लैरिटी लाएं और इंश्योर करें कि एक हिंदू विडो को सेम लॉ के अंडर सेम राइट्स मिले, चाहे प्रॉपर्टी किसी भी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हो। कोर्ट ये समझाने के लिए एक टिपिकल फैक्चुअल सिचुएशन सेट करता है जिसमें इशू अराइज होता है। सिचुएशन ये है कि एक हिंदू फीमेल ने अपने हस्बैंड के डेथ के बाद एक्ट के आने से पहले प्रॉपर्टी अक्वायर की, और उस टाइम के ट्रेडिशनल हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उसका सिर्फ विडोज एस्टेट था, मतलब लिमिटेड ओनरशिप। उसके बाद उसने वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल या गिफ्ट के थ्रू ट्रांसफर कर दी और पोजेशन खो दिया। फिर एक्ट के बाद वही प्रॉपर्टी उसे वापस ट्रांसफर कर दी गई एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिससे उसका पहला वाला इंटरेस्ट वापस आ गया। अब मेन क्वेश्चन ये है कि जब उसे प्रॉपर्टी दोबारा मिलती है एक्ट के बाद, तो क्या वो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर फुल ओनर बन जाएगी या नहीं। कोर्ट कहता है कि जनरली लॉ ये सेटल कर चुका है कि हिंदू फीमेल का लिमिटेड एस्टेट एब्सोल्यूट एस्टेट में कन्वर्ट हो जाता है दो सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन ये है कि अगर उसे प्रॉपर्टी एक्ट के पहले या बाद अक्वायर की हो और वो एक्ट की कमेंसमेंट के टाइम उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में हो। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर प्रॉपर्टी उसे मेंटेनेंस के राइट के बाद मिलती हो, तो वो भी एब्सोल्यूट ओनर बन जाती है क्योंकि उसका राइट अपने हस्बैंड की एस्टेट से ट्रेस होता है। इसलिए कोर्ट ये ग्राउंड वर्क सेट करता है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि रीट्रांसफर वाले केस में भी क्या सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा या नहीं। कोर्ट ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का मेन पर्पस ये है कि हिंदू फीमेल के लिए लिमिटेड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए और जो भी प्रॉपर्टी उसके पास हो वो उसे फुल ओनर के रूप में होल्ड करे। कोर्ट कहता है कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 तब अप्लाई होता है जब किसी पॉइंट पर फीमेल को अपने राइट को असर्ट करना पड़ता है या उसका टाइटल क्वेश्चन किया जाता है।
यानी जब वो लीगली अपने राइट को क्लेम कर रही होती है। कोर्ट ये भी क्लैरिफाई करता है कि एक्ट के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता कि हिंदू फीमेल सिर्फ लिमिटेड ओनर है, क्योंकि लॉ ने इस कॉन्सेप्ट को ही अबॉलिश कर दिया है। पोजेस्ड वर्ड का मतलब यहाँ सिर्फ फिजिकल पोजेशन नहीं है, बल्कि लीगल राइट या कंट्रोल भी है। इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास प्रॉपर्टी पर क्लेम करने का राइट है, तो वो पोजेशन माना जाएगा। कोर्ट ने इस फ्रेज एनी प्रॉपर्टी possessed by a Hindu female, whether acquired before or after the commencement of the act, को इंटरप्रेट करते हुए कहता है कि चाहे प्रॉपर्टी एक्ट के पहले अक्वायर हुई हो या बाद में, दोनों सिचुएशंस में फीमेल उसकी फुल ओनर होगी। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल बेकार है कि उसे एक्ट के स्टार्ट होने से पहले पोजेशन में होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी एक्ट के बाद ही एक्वायर हुई है, तो ऑब्वियसली वो उसके पहले पोजेशन में नहीं हो सकती। कोर्ट कंक्लूड करता है कि पोजेशन चाहे फिजिकल हो या कंस्ट्रक्टिव, एक्ट की कमेंसमेंट के टाइम होने का कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है फुल ओनरशिप के लिए। लेजिस्लेचर का क्लियर इंटेंशन ये था कि हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी राइट्स पर जो पूरी रिस्ट्रिक्शन थी, उन्हें हटा दिया जाए। इस बात को सेक्शन 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 भी सपोर्ट करता है, जो कहता है कि पुराने हिंदू लॉ के रूल्स, कस्टम्स और इंटरप्रिटेशंस अब अप्लाई नहीं होंगे, जहां एक्ट ने प्रोविजन कर दिया है। कोर्ट ये बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज करता है कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि हिंदू फीमेल्स के साथ जो पहले इनजस्टिस होता था, उसे ख़त्म किया जाए और लिमिटेड एस्टेट या विडोज एस्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियरली अबॉलिश कर दिया जाए। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का पर्पस ही ये है कि चाहे प्रॉपर्टी किसी भी नेचर की हो, अगर वो एक हिंदू फीमेल के पास है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर होगी, ना कि लिमिटेड ओनरशिप, चाहे पुराने हिंदू लॉ में कुछ भी पोजीशन रखी गई हो। कोर्ट कहता है कि जब भी किसी स्टेज पर उसके टाइटल को चैलेंज किया जाता है, उसे सिर्फ ये दिखाना होता है कि उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी और उस टाइम वो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में थी, जिसका मतलब लीगल पोजेशन या राइट भी हो सकता है। अगर ये प्रूव हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो फुल ओनर मानी जाएंगी। कोर्ट फिर स्पेसिफिकली रीट्रांसफर वाली सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। अगर विडो ने पहले प्रॉपर्टी किसी को बेच दी थी और बाद में वही प्रॉपर्टी उसे वापस मिल गई, तो लॉ की नज़र में वो एक नई एक्यूजेशन माना जाएगा। इसका इफेक्ट ये होता है कि जो पहले ट्रांसफर हुआ था, वो प्रैक्टिकली रिवर्स हो जाता है और विडो वापस उसी पोजीशन में आ जाती है जिसमें वो ओरिजिनली थी। मतलब स्टेटस को एंटी रिस्टोर हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, जो पहले किया गया था, वो अब अनडू हो जाता है। इसलिए जब उसका राइट क्वेश्चन किया जाता है, उस स्टेज पर वो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में होती है, क्योंकि उसने उसे दोबारा अक्वायर कर लिया होता है। और जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है और उसका जो पहले लिमिटेड इंटरेस्ट था, वो खत्म होकर फुल ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। कोर्ट का फाइनल पॉइंट ये है कि एक्ट के बाद अब किसी के लिए ये कहना पॉसिबल नहीं है कि हिंदू फीमेल सिर्फ लिमिटेड ओनर है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही लॉ ने अबॉलिश कर दिया है और अब वो प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर मानी जाएगी। कोर्ट ये क्लैरिफाई करता है कि चाहे चैलेंज विडो के लाइफ टाइम में आया या उसकी डेथ के बाद, जब भी ये क्वेश्चन उठे कि उसका प्रॉपर्टी में क्या इंटरेस्ट था,
आंसर यही होगा कि उसके पास फुल ओनरशिप थी, ना कि लिमिटेड ओनरशिप, क्योंकि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के ऑपरेशन से उसका इंटरेस्ट इनलार्ज हो चुका था। कोर्ट एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी ड्रॉ करता है। अगर ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दी होती इंस्टेड ऑफ वापस विडो को देने के, तो सिचुएशन डिफरेंट होती, क्योंकि वहां ये प्रिंसिपल अप्लाई होता कि कोई भी पर्सन अपने पास जितना राइट है उससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी वापस ओरिजिनल ओनर यानी विडो को ही मिल गई। कोर्ट कहता है कि जब ट्रांजैक्शन रिवर्स होता है और प्रॉपर्टी विडो के पास मिलती है, तो लॉ की नज़र में वो वही राइट वापस पाती है जो उसके पास पहले था, यानी एक लिमिटेड ओनरशिप। लेकिन जैसे ही ये राइट एक्ट के बाद एग्जिस्ट करता है, वो तुरंत इनलार्ज होकर फुल ओनरशिप बन जाता है अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1। कोर्ट इस प्रोसेस को समझाने के लिए एक एनालॉजी देता है कि राइट पहले ट्रांजैक्शन की वजह से एक्लिप्स या डॉर्मेंट स्टेट में चला गया था, वो अब दोबारा इमर्ज हो जाता है जब ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, जो राइट टेम्परेरीली सो गया था वो अब दोबारा जाग जाता है। कोर्ट ये भी क्लैरिफाई करता है कि इस प्रोसेस से रिविजनर के राइट्स अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होती है फ्यूचर में प्रॉपर्टी मिलने की, जिसे स्पेस सक्सेशनाइज कहते हैं। और जब विडो को प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है, तो उसका ये चांस खत्म हो जाता है। कोर्ट ये डिस्कस करता है कि अपेलेंट ने अपनी आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए गणेश महांता वर्सेस सुक्रिया बेवा और मेडिचरला वेंकटा रत्नम वर्सेस सिद्धानी पलम्मा पर रिलायंस किया, जहां ये व्यू लिया गया कि अगर विडो ने प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफर कर दी थी और बाद में ट्रांसफरी ने उसे वापस दे दी, तो भी विडो सिर्फ लिमिटेड ओनर ही रहेगी। इन जजमेंट्स का मेन रीजनिंग ये था कि ट्रांसफरी के पास खुद सिर्फ लिमिटेड इंटरेस्ट था, इसलिए वो विडो को उससे ज़्यादा यानी एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट कहता है कि ये रीजनिंग फंडामेंटली फ्लॉड है। ये अप्रोच ये गलत अजम्पशन लेती है कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ऐसे रीट्रांसफर के केस में अप्लाई नहीं होता। कोर्ट क्लैरिफाई करता है कि जब प्रॉपर्टी विडो को वापस मिलती है, तो लॉ की नज़र में ओरिजिनल ट्रांजैक्शन इफेक्टिवली रिवर्स या ऑब्लरेट हो जाता है और विडो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब रीट्रांसफर होता है, तो विडो दोबारा उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में आ जाती है और ये पोजेशन एक्ट के बाद की है। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। कोर्ट कहता है कि इस सिचुएशन को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे विडो ने प्रॉपर्टी एक्ट के बाद अक्वायर की हो और उस वक्त उसके पास लिमिटेड इंटरेस्ट हो, जो तुरंत एनलार्ज होकर फुल ओनरशिप बन जाता है। कोर्ट एम्फेसाइज करता है कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 का पूरा पर्पस ये है कि चाहे प्रॉपर्टी पहले अक्वायर हुई हो या बाद में, अगर विडो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में है, तो उसका लिमिटेड इंटरेस्ट एब्सोल्यूट ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट कि ट्रांसफरी सिर्फ लिमिटेड टाइटल ही दे सकता है, यहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रीट्रांसफर के बाद सिचुएशन को लॉ एक फ्रेश पोजेशन के रूप में ट्रीट करता है और सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 डायरेक्टली ऑपरेट करता है। कोर्ट ये कंक्लूड करता है कि जब विडो को प्रॉपर्टी दोबारा मिल जाती है एक्ट के बाद, तो उसका जो पहले लिमिटेड इंटरेस्ट था
वो ऑटोमेटिकली इनलार्ज होकर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बन जाता है, क्योंकि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने लिमिटेड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही अबॉलिश कर दिया है। कोर्ट कहता है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स ने गलती यहाँ की कि उन्होंने इस इशू को ट्रांसफरी या डोनी के पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया, यानी ये देखा कि क्या वो लोग फुल ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं, जबकि सही अप्रोच ये थी कि विडो के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, यानी जब विडो को प्रॉपर्टी एक्ट के बाद वापस मिलती है और वो उसकी पोजेशन में आती है, तो क्या उसका लिमिटेड इंटरेस्ट इनलार्ज होकर एब्सोल्यूट बना या नहीं। कोर्ट ये भी क्लैरिफाई करता है कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 का बेनिफिट ट्रांसफरी या डोनी के लिए नहीं है, बल्कि विडो के लिए है। इसलिए एनालिसिस हमेशा विडो की स्टैंड पॉइंट से होना चाहिए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक और गलती की जब उसने ये अज्यूम किया कि रीट्रांसफर के बाद विडो एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट होगी, जैसे कोई थर्ड पार्टी जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई हो। कोर्ट कहता है कि ये रीजनिंग बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि रीट्रांसफर से ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर हो जाती है और ये नहीं कहा जा सकता कि विडो को पहले वाला राइट रिवाइव नहीं होता। इसलिए कोर्ट रिजेक्ट करता है ये व्यू कि विडो को रीट्रांसफर के बाद सिर्फ एक नए ट्रांसफरी की तरह ट्रीट किया जाए, बल्कि लॉ की नज़र में उसका पहले वाला इंटरेस्ट वापस आ जाता है और सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के ऑपरेशन से वो फुल ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। कोर्ट ये कहता है कि विडो के केस को एक स्ट्रेंजर के केस के बराबर नहीं माना जा सकता। विडो ने प्रॉपर्टी का राइट सिर्फ टेम्परेरीली लूज किया था जब उसने ट्रांसफरी या डोनी को प्रॉपर्टी दी थी। जब वो प्रॉपर्टी दोबारा उसके पास आती है, तो असल में वो वही इंटरेस्ट वापस पाती है जो पहले उसके पास था। ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 उसकी प्रोटेक्शन करता है और उसका लिमिटेड इंटरेस्ट इनलार्ज होकर एब्सोल्यूट ओनरशिप बन जाता है। लेकिन कोई स्ट्रेंजर इस प्रोविजन का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स ने एक और गलती की जब उन्हें अपने व्यू को सपोर्ट करने के लिए गुमालापुरी केस का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करता है कि उस केस के फैक्ट्स बिल्कुल अलग थे। उस केस में विडो ने प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास करके पोजेशन लिया था, यानी बिना किसी लीगल राइट के फोर्स से पोजेशन लिया था। वहां लॉफुल एक्यूजेशन नहीं था। इस प्रेजेंट सिचुएशन में विडो ने प्रॉपर्टी लॉफुली रीअक्वायर की है थ्रू रीट्रांसफर और ये एक्विजिशन एक्ट के बाद हुई है। इसीलिए सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 अप्लाई होता है। कोर्ट एम्फसाइज करता है कि स्टैट्यूट में क्लियरली लिखा है कि प्रॉपर्टी वेदर अक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट भी हो सकती है। अगर लेजिस्लेचर ने ये पॉसिबिलिटी इमेजिन ही नहीं की होती कि विडो एक्ट के बाद प्रॉपर्टी अक्वायर करेगी, तो ये वर्ड्स एक्ट में इंक्लूड ही नहीं किए जाते। कोर्ट फर्दर एक्सप्लेन करता है कि पोजेस्ड ऑफ का मतलब सिर्फ फिजिकल पोजेशन नहीं है, बल्कि लीगल राइट या इंटरेस्ट का एक्विजिशन है। इसलिए ट्रेसपास से की हुई पोजेशन और लॉफुल एक्विजिशन से मिली पोजेशन में डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के रीजनिंग से अग्री करता है जो चिनाकोलांडाई केस में दी गई थी। उस जजमेंट में ये क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था कि विडो को रीट्रांसफर और स्ट्रेंजर को एलिनेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर एलिनेशन को पार्टीज के कंसेंट से कैंसिल कर दिया जाता है,
तो ओरिजिनल पोजीशन कंप्लीटली रिस्टोर हो जाती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर हो जाती है, तो वो बिल्कुल अलग सिचुएशन है। जज ने एक एग्जाम्पल भी दिया। अगर गार्डियन ने माइनर की प्रॉपर्टी गलत तरीके से बेच दी हो और बाद में एलियनी रिस्क से बचने के लिए प्रॉपर्टी गार्डियन को वापस ट्रांसफर कर दे, तो गार्डियन ये क्लेम नहीं कर सकता कि अब उसके पास एलियनी का टाइटल आ गया है। ऐसा आर्ग्यूमेंट लॉ के हिसाब से बिल्कुल अनटेनेबल है। इस तरह विडो के केस में भी जब प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है, तो ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर हो जाती है और सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के ऑपरेशन से उसका लिमिटेड इंटरेस्ट एब्सोल्यूट ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। कोर्ट यहाँ और एग्जांपल्स देकर अपनी रीजनिंग को स्ट्रेंथन करता है। वो कहता है कि अगर कोई ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर प्रॉपर्टी को एलियनेट करता है और बाद में बेनिफिशियरी उस एलियनेशन पर ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो अगर एलियनी रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होता और प्रॉपर्टी वापस ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर ने कोई नया या डिफरेंट राइट एक्वायर किया, बल्कि प्रॉपर्टी वापस अपनी ओरिजिनल कैरेक्टर में आ जाती है, यानी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बन जाती है। इसी तरह कोर्ट एम्फसाइज करता है कि लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक एलियनेशन को कंप्लीटली नलिफाई नहीं किया जा सकता। अगर एलियनर और एलियनी दोनों अग्री कर लें, तो ट्रांजैक्शन को ऐसे ट्रीट किया जा सकता है जैसे वो कभी हुआ ही नहीं। ये बात और भी स्ट्रांग हो जाती है जब एलियनेशन सिर्फ वॉइडेबल हो, यानी उसे लीगली चैलेंज करके सेट असाइड किया जा सकता हो। कोर्ट ये भी कहता है कि अगर रिविजनर सूट फाइल करता है, तो एलियनी चाहे तो डिक्री एक्सेप्ट कर सकता है और डिक्री के बाद भी एलियनी पर कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी अपने पास रखे और बाद में रिविजनर को दे दे। वो चाहे तो तुरंत विडो को ही प्रॉपर्टी वापस कर सकता है, इवन उसकी डेथ से पहले भी। और जो काम वो सूट के बाद कर सकता है, वो सूट के दौरान भी कर सकता है। इसलिए कोर्ट कंक्लूड करता है कि एलियनी कोई ट्रस्टी नहीं है रिविजनर के लिए, जिसे प्रॉपर्टी होल्ड करके बाद में उसे हैंडओवर करना हो। इस पूरी रीजनिंग का अल्टीमेट इम्प्लीकेशन यही है कि जब प्रॉपर्टी विडो के पास मिलती है, तो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन इफेक्टिवली वाइप आउट हो जाता है और सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के ऑपरेशन से विडो का इंटरेस्ट फुल ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। कोर्ट यहाँ फाइनल कंक्लूजन देता है कि जो रीजनिंग पहले डिटेल में डिस्कस की गई है, उससे वो कंप्लीटली अग्री करता है और उसे फुली इंडोर्स करता है। इस बेसिस पर कोर्ट ये होल्ड करता है कि ऐसी सिचुएशन में हिंदू वुमन जब प्रॉपर्टी उसे वापस मिलती है और वो उसकी पोजेशन में आती हैं, तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के ऑपरेशन से वो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर बन जाती है, ना कि लिमिटेड ओनर। इसलिए फाइनल रिजल्ट ये है कि अपील फेल हो जाती है और डिसमिस कर दी जाती है।